हेलो एवरीवन, मेरा नाम रमनीक कौर माहल है एंड मैंने ऑल इंडिया रैंक 10 इन नीट, 7 इन जिपमा एंड 2 इन एम्स हासिल की है. I think the main tribute for this goes to my loving parents who gave me time and support over the 2 years, and my little brother with his unfailing love and enthusiasm, as well as I hail my teachers who incredibly dedicated their time and their insight and intelligence to me and guided me. तो लेट्स बिगिन विद अ स्टोरी. मैं 3 साल की थी एंड हमारे प्री स्कूल में एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ. हम सभी मेरे फ्रेंड्स वर ड्रेस्ड एज फेरीज, प्रिंसेसेस और सुपर हीरोज़. तो मैडम ने मुझे पूछा कि तुम क्या बनना चाहती हो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में. तभी मैंने जवाब दिया कि मैं डॉक्टर बनूंगी. एंड उस कंपटीशन में वाइट कोट डाल के, स्टेथोस्कोप गले में एंड हाथ में इंजेक्शन लेके मैं स्टेज पर चढ़ गई. उस टाइम के बाद अभी 15 साल हो चुके हैं एंड आज मैं आपके सामने हूँ, ऑलरेडी अ डॉक्टर इन द मेकिंग. तो नाउ आई विल टेल यू ऑफ माई 2 year जर्नी एंड कैसे आप लोग भी उस पाथ पे चल के मेरे से भी बेटर मार्क्स और रैंक्स ला सकते हो. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बिगिन विद सेइंग कि ओवर माई प्रेपरेशन मैंने नीट और एम्स में कोई डिफरेंस नहीं रखा. मैंने सिर्फ ये सोच के प्रेपरेशन की कि मैं नीट में अच्छे मार्क्स लाऊं, और अगर मुझे सब्जेक्ट का होल्ड आ जाए फिर नीट हो एम्स हो कोई डिफरेंस रहता ही नहीं है. इफ़ वी बिगिन विद फिज़िक्स, आई विल टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने कोचिंग क्लासेस, क्लासरूम प्रोग्राम आकाश का ज्वाइन किया था, एज वेल एज बठिंडा दे लोकल टीचर्स तो भी मैंने ट्यूशन्स ली थी. अदर देन दैट DLP कोर्सेज मेरे पास एलन इंस्टीट्यूट एंड नारायणा फ्रॉम साउथ इंडिया के भी थे. इन फिज़िक्स में बुक्स बारे अगर बताऊँ तो आई वुड से प्रदीप करो एंड MCQs के लिए GC अग्रवाल, DC पांडे, दिनेश. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल फॉर थ्योरी ऑफ फिज़िक्स आप NCERT की बुक्स पढ़ो, क्योंकि उसके अंदर लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड आपको असर्शन रीजंस में मिलेंगे एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो नीट में भी आते हैं एंड कैन बी वेरी स्कोरिंग एज वेल. फिज़िक्स सब्जेक्ट के अंदर ईच एंड एवरी टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट. And in NEET, I would say +1 के अंदर you should put more stress on laws of motion and thermodynamics, waves, sound, etc. Other than that, in +2, you can lay stress on the electromagnetism part and optics part. But in AIMS, I will definitely say कि each and every topic is important with equal importance. पता नहीं कहाँ से कोई question आ जाए. Then I move on to chemistry. Chemistry can be divided into, as you all know, organic, inorganic and physical chemistry. So in inorganic chemistry, मैं कहूँगी NCERT will suffice. NCERT में जो data given है, जो tables बने हुए हैं, वो सब inorganic chemistry के लिए more than enough है, क्योंकि इससे ज़्यादा याद भी नहीं रहता. Organic chemistry में I will tell you to focus more on the reaction mechanism, क्योंकि कई बारी reaction mechanism से unknown questions भी solve हो जाते हैं. अगर हम देखें फिज़िकल केमिस्ट्री में तो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूलाज आने चाहिए एंड देन अगर आप न्यूमेरिकल्स के बारे में कुछ और डिटेल्स लेना चाहें तो आप GRB कर सकते हैं इन केमिस्ट्री. यू कैन ऑल्सो डू प्रदीप फॉर केमिस्ट्री, बट द थ्योरी ऑफ केमिस्ट्री शुड डेफिनेटली बी डन फ्रॉम द NCERT बुक वंस और ट्वाइस, 2-3 बार ही कर लीजिए. बायोलॉजी के अंदर मोस्टली द स्ट्रेस शुड बी ऑन NCERT बुक्स. एक्स्ट्रा बुक्स जितनी करनी आप कर सकते हैं, मीन लिमिट तो नहीं है, लेकिन आई विल टेल यू डेफिनेटली एम्स में एक क्वेश्चन भी NCERT से बाहर नहीं आया बायोलॉजी में, एंड नीट में 4 क्वेश्चन छोड़ के कुछ NCERT से बाहर नहीं आया. वो 4 क्वेश्चन भी शायद आपके इंस्टीट्यूट्स आपको कवर अप करवा सकते हैं. सो बायोलॉजी में आई डिड ट्रूमन एलिमेंट्री एज वेल एज NCERT. आई थॉट दैट वाज मोर इनफ. And in botany, to be specific, हमारे local teacher SK Gupta sir की notes help me a lot. If I move on, I would like to say one thing more. Physics में I will advise you आप एक कॉपी बना लें, उसमें आप सभी के सभी formulas लिखें, और एन मौके पे अगर वो रिवाइज करें तो 80% ऑफ न्यूमेरिकल्स तो फार्मूला बेस्ड ही आएंगे और आप वो सॉल्व कर सकते हैं. केमिस्ट्री में भी, फिजिकल केमिस्ट्री में काफ़ी फार्मूलाज होते हैं, तो उनकी फार्मूला कॉपी भी आपको हेल्प करेगी. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबको पता है नेम द रिएक्शंस कितने टफ होते हैं, बट वी ऑल नो कि जो NCERT में रिएक्शन दे गए हैं दे आर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट
एंड वो 2 बार 3 बार ज़रूर करने चाहिए आपको। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने पेपर अटैम्प्ट कैसे किया। इन नीट एंड इन एम्स बोथ आई स्टार्टेड विथ फिज़िक्स, हेड ऑन फिज़िक्स से शुरू करती थी, देन आई वुड गो टू केमिस्ट्री एंड लास्टली बायोलॉजी। आई फील अगर आप फिज़िक्स से शुरू करेंगे तो यू विल गिव मच मोर टाइम टू फिज़िक्स विच इज़ द टफर पार्ट, एंड केमिस्ट्री इज़ मॉडरेट एंड बायोलॉजी वी नो इज़ ईजी। तो इवन इफ फिज़िक्स में टाइम ज़्यादा लग रहा है, बायोलॉजी लास्ट में कवर अप कर लेती है। बट आई नो हर बच्चे का अपना अपना खुद का वे होता है, सो आई विल नॉट फोर्स यू कि मेरा मेथड फॉलो करें, जस्ट ट्राई इट वंस इन अ वाइल। अब द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज़। कोई भी इंस्टीट्यूट जो अच्छा होता है, जैसे एलन है, आकाश है, इन दोनों की टेस्ट सीरीज़ मैंने दो साल दी है। आई स्टार्टेड राइट फ्रॉम +1 एंड +2 की एंड तक आई गेव द टेस्ट सीरीज़। एंड मैं यही कहूँगी, अगर आप टेस्ट सीरीज़ देना चाहते हो, विच आई विल एडवाइस कि आप लोग दो, तो हर टेस्ट को सीरियसली लेके चलना चाहिए। आपको हर टेस्ट में अपना 100% देना चाहिए, तैयारी करते हुए भी एंड टेस्ट के बाद भी। जो आपकी गलतियाँ हैं प्लीज़ राइट देम समवेयर या खुद ही ट्राई टू मेमोराइज देम, और जो क्वेश्चन छोड़े हैं उन पे भी इतना इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए। यू कैन गिव आकाश और एलन टेस्ट सीरीज़। आकाश की टेस्ट सीरीज़ में क्या होता है, द क्वेश्चंस आर टफर, बट हर टेस्ट में टॉप 10 बच्चों को वो छोटी सी रिवॉर्ड अमाउंट देते हैं, 2000 रुपीज़। मतलब द अमाउंट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट जितनी इम्पॉर्टेंट वो इंकरेजमेंट है कि टॉप 10 में आए हों, अच्छे मार्क्स लाए हों। एलन की टेस्ट सीरीज इज़ मोर NCERT बेस्ड एंड बेसिक क्वेश्चंस जो नीट में भी आपको मिल जाएंगे। सो एनी टेस्ट सीरीज वुड सफाइस, आइदर एलन और आकाश। पर्सनली मैंने दोनों दी थी। इसके अलावा इफ़ वी मूव ऑन टू द फैक्ट कि कई बच्चे जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं इंडिया के एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जो इतनी ज़्यादा ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं कहूँगी कि उनके होप नहीं छोड़नी चाहिए। डेफिनेटली दे कैन ऑल्सो बी डॉक्टर्स, एंड उसके लिए क्या करें, 10th तक अच्छे से पढ़ें। उसके बाद 10th में कई स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स आते हैं इन इंस्टीट्यूट्स के, जैसे टैलेंट एक्स आता है एलन का, जैसे एंथी आता है आकाश का। ये स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स अगर आप दें और अगर आप अच्छी रैंक लाएं तो वो आपको कई % फ़ी वेवर कर देते हैं। जैसे मैंने एंथी दिया था तो उन्होंने मेरे को 100% फ्री बढ़ाया है आकाश वालों ने इन +1 एंड +2। किसी भी बच्चे के साथ ये हो सकता है अगर वो 10th तक अच्छे से पढ़े, उसकी 11th और 12th ये इंस्टीट्यूट्स खुद करा लेते हैं अगर वो बच्चे में टैलेंट देखें। तो दैट इज़ वाई आई कैन से कि कोई भी बच्चा डॉक्टर बन सकता है एक अच्छे इंस्टीट्यूट की हेल्प से। एंड इवन विदाउट दैट, अगर आप सिर्फ NCERTs लेके डिलीजेंटली सेल्फ स्टडी करें, कंसिस्टेंटली हर दिन थोड़ा बहुत करना, हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना, इवन देन यू कैन क्रैक नीट और एम्स। और ऐसे कैसे कई एग्जाम्पल आप देखेंगे इवन इन रियल लाइफ। एंड मैं यही कहूँगी कि कोई भी बच्चा अपने घर में रहकर भी इतने अच्छे रैंक ला सकता है एज ईजिली एज आई डिड, अगर उनमें हार्डवर्क हो एंड उनमें हार्डवर्क के अलावा उनमें ये होना चाहिए कि दे शुड नॉट गिव अप, एंड ईच ऑफ अस शुड हैव सच अ स्पिरिट कि हाँ हम मेडिकल लाइन में जाएंगे, हम अपना मार्क छोड़ेंगे, हम अच्छी रैंक्स के अलावा हम अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। बिकॉज आफ्टर ऑल अगर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो अच्छी रैंक तो झक मार के पीछे आ जाएगी। अब मैं आपको अपना 2-year प्लानर बताने जा रही हूँ, हाउ आई प्लान थिंग्स आउट इन +1 एंड +2। जब भी आप भी कोई भी चैप्टर करो, पहले NCERT से करो, फिर अपनी कोई एक्स्ट्रा बुक, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट की बुक हो या अपनी खुद की कोई बुक हो, डू इट फ्रॉम दैट एक्स्ट्रा बुक और फिर उसकी MCQ कर लो, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। ऐसे करते करते बीच बीच में जब कोई टेस्ट सीरीज़ आ गई या कोई इंस्टीट्यूट का टेस्ट आ गया तो रिवाइज द अर्लियर डन चैप्टर्स। ऐसे ही आपकी +1 और +2 फिनिश हो जाएगी। अनदर मेथड ये होगा कि पहले +1 कर लो, फिर +2 करो, फिर MCQs करो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप MCQs एंडिंग के लिए मत छोड़ो, जस्ट डू देम साइड बाय साइड जैसे आप चैप्टर्स करते आ रहे हो। एंड अदर देन दिस आई विल टेल यू, मैंने 2 साल कोई डेफिनेट प्लान बना के नहीं चली थी। जैसे मैं चैप्टर करती थी, ठीक है, मैं एक्स्ट्रा करके MCQ कर लेती थी, बट इसके कारण एंडिंग तक जस्ट जनवरी फरवरी तब भी मेरे कुछ चैप्टर्स रहते थे। जैसे आई टेल यू, नीट में कम्युनिकेशंस वाला चैप्टर नहीं आता, एम्स में आता है, तो आई ऑलवेज फेल कि वो वीक लगता है मेरे को, क्योंकि उसमें जितना एक्स्ट्रा करो वो आपको लगता है कि इस NCERT से बाहर बहुत जा रहा है एक्स्ट्रा बुक्स में, तो स्टिक टू NCERT। एम्स में उससे बाहर क्वेश्चन आया भी नहीं कम्युनिकेशंस में। अदर देन दैट, नीट और एम्स में यही डिफरेंस होगा कि नीट में पहली बात 180 क्वेश्चंस आते हैं
90 of biology, 45 chemistry and 45 of physics. However, AIMS में हर सब्जेक्ट को इक्वल इम्पोर्टेंस मिलती है. They are equally divided questions, 60 bio, 60 in physics, 60 in chemistry and 20 from GK and logical reasoning. एंड अगर आपको ये टेंशन है कि मैं जीके या लॉजिकल रीजनिंग कैसे करूँगी और करूँगा, आप 2 साल लगातार न्यूज़पेपर पढ़िए. दैट विल डू योर करंट अफेयर्स फॉर यू. बिल्कुल बेसिक करंट अफेयर आए थे. मेरे को तो ये पूछा गया था कि निपा वायरस का होस्ट क्या है, फ्रूट बैट. वो भी हमें सबको टीवी देख के या न्यूज़पेपर देख के पता लग जाता है. एंड जीके तो आपके आसपास जो हो रहा है, जैसे मेरे को पूछा गया था उन्होंने कि हाईवेज़ पे जो माइलस्टोन होते हैं वो कौन से कलर के होते हैं फॉर स्टेट हाईवे. तो ऐसा इसकी कोई डेफिनेट प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है. एंड लॉजिकल रीजनिंग भी आप अपने बलबूते पे सॉल्व कर सकते हैं. तो लॉजिकल रीजनिंग की तैयारी में टाइम लगाने की जगह फोकस मोर ऑन फिज़िक्स, क्योंकि एम्स में आउट ऑफ द टॉपिक्स गिवन इन एनसीईआरटी फिज़िक्स के क्वेश्चन आते रहते हैं. एंड इवन इन केमिस्ट्री कोई नए टॉपिक है जैसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है, वो भी कर लेनी चाहिए इवन दो वो एनसीईआरटी से बाहर है. पर एम्स की तैयारी में well there is no limit, जितना कर सकते हो उतना करो. बट नॉट इन बायोलॉजी. आई विल टेल यू, एम्स की बायोलॉजी इज़ कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड. अगर आपको मैं बताऊं कि क्वेश्चन छोड़ना बेहतर है कि अटेम्प्ट करके ये डर हो कि गलत ना हो जाए. आप देखिए नीट के अंदर हर सही क्वेश्चन करने पर आपको 4 अंक मिलते हैं और गलत करने पर -1 होता है. लेकिन इन एम्स हर सही क्वेश्चन पर +1 मिलता है और गलत करने पर -1/3. तो डेफिनेटली एम्स में नेगेटिव मार्किंग भारी बढ़ जाती है. तो जब मैंने पेपर दिया, मैंने नीट का कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं था. आई अटेम्प्टेड ऑल ऑफ देम एंड आई गॉट 680 मार्क्स आउट ऑफ 720. और एम्स में मैंने 10 क्वेश्चन छोड़े थे 200 में से. आई अटेम्प्टेड ओनली 190. उनमें से मैंने 2 जीके के छोड़े थे एंड 8 मैंने फिज़िक्स के छोड़े थे. एंड उसके कारण आई गॉट 100 परसेंटाइल. दो आई स्टिल डोंट नो मेरे कितने मार्क्स बनते हैं. डेफिनेटली जब मैं पेपर दे के आई थी नीट का, अब मुझे पता था कि मेरा पेपर नीट का और एम्स के पेपर के बीच में अराउंड 20 डेज़ थे. तो व्हाट टू डू ऑन दोज 20 डेज़. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने कोई फॉर्मूला नोटबुक बनाई हुई है तो प्लीज़ रिवाइज दैट नोटबुक, क्योंकि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री भारी पड़ जाती है एम्स के अंदर. सेकेंडली, हाँ, आप करंट अफेयर्स पे स्ट्रेस थोड़ा सा दीजिए. कोई भी करंट अफेयर्स की छोटी सी बुक मार्केट से खरीद लीजिए अगर आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है. पर अगर न्यूज़पेपर पढ़ा है देन दैट्स मोर देन इनफ. एंड जब हमारा एम्स का पेपर होने वाला था तो आकाश ने क्या किया था, आकाश इंस्टीट्यूट ने, उन्होंने कुछ 50 बच्चे देख लिए थे जिनको उन्हें पता था कि हाँ इनमें टैलेंट है. तो उन्होंने उन बच्चों को एक स्पेशल टेस्ट सीरीज़ दी थी और एंडिंग तक वो चलती आई और एम्स से बस हफ्ता पहले ख़त्म हुई. मैंने भी वो टेस्ट सीरीज़ दी थी. एंड आई विल डेफिनेटली से वो आपको टाइम प्रेपरेशन, टाइम मैनेजमेंट और क्वेश्चंस की डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए प्रिपेयर कर देती हैं. तो हाँ, आपको डिफरेंट टेस्ट सीरीज़ भी देनी चाहिए. अब जो पास्ट ईयर पेपर्स होते हैं वो मोस्टली टेस्ट सीरीज़ में कवर अप हो जाते हैं. इफ़ यू स्पेसिफिकली वांट टू डू देम प्लीज़ गो अहेड. एंड दिस वाज व्हाट आई डिड ऑल थ्रू. अब कई लोग मुझे पूछते हैं कि आपको टेंशन होती है, स्ट्रेस होता था, तो आप क्या करते थे. पहली बात तो मैं ये बता देती हूँ, मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हाँ मैं टेंशन ले रही हूँ या स्ट्रेस ले रही हूँ. आई थिंक इसका मेन रीज़न ये था कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ एंड उन्होंने कभी ऐसे फील होने नहीं दिया. इवन अदर देन दैट, इफ़ यू फील कि आप हॉस्टल में रह रहे हो येट आपको कोई स्ट्रेस आपके माइंड पे है कि हाँ मेरे टेस्ट में अच्छा नंबर नहीं आए, तो प्लीज़ गिव अ कॉल टू योर पेरेंट्स. दे आर द बेस्ट रेमेडी. और यू कैन सी गाइडेंस फ्रॉम योर टीचर्स एट द डिफरेंट हॉस्टल्स वेर एवर यू लिव. तो हाँ, आई विल एंड ऑन अ नोट कि एवरी पर्सन, एवरी स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया कैन बी अ डॉक्टर. हम बॉर्न टॉपर्स नहीं होते हैं. एंड इवन नाउ मुझे ये वर्ड अजीब सा लगता है. मेरे में और दूसरे बच्चे में कोई डिफरेंस नहीं है अदर देन द फैक्ट कि मेरी रैंक सेकंड आई है और उसकी 86 आई है और एनीथिंग लाइक दैट. सो अब मैं इस बात पे एंड करना चाहूँगी कि एवरीवन शुड बी अ ड्रीमर. हर जने को सपना देखना चाहिए, whether that is in the medical field or in the non-medical field. Anyone can make a difference. And if you like my video, please comment or like in the section given below. Thank you so much.